गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संसद के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। तो भारतीय संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या थी, इसकी 7 तरह की शक्तियाँ आपको बताई गई थी। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यों से संबंधित शक्तियाँ, संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्ति और महाभियोग का अधिकार। तो भारतीय संसद की शक्तियों के अध्ययन के बाद आज अपन संसद का गठन कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपको पहले भी बता दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा संविधान में ये व्यवस्था की गई कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है वो ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना है। राज्य का औपचारिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या माना गया है? संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। 1919 और 1935 में क्या की गई थी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में जो संघात्मक विधान है में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की ही स्थापना की जाती है। वर्तमान समय में भी क्या है, जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें अतः भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा होगी जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होंगे। उच्च सभा कौन सी होगी? राज्यसभा, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होंगे। और निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। द्विसदनात्मक में कौन कौन सी है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन। उस सदन में कौन होंगे? राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। इसमें कौन होंगे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा में होंगे। अब अपन आज पहले यहाँ देखेंगे राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसकी रचना कैसे है। संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। लेकिन वर्तमान में इनकी अधिकतम संख्या 245 है। इन 245 में इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कितने सदस्य किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट? राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। 12 किन व्यक्तियों को करता है राष्ट्रपति नॉमिनेट? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और सहकारिता के क्षेत्र में इनको विशेष अनुभव प्राप्त हो। शेष बाकी बचे हुए सदस्य 12 के अलावा जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सदस्य क्या करते हैं? संघ की जो इकाइयां हैं, राज्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनके सदस्यों का चयन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। जहां विधानसभा नहीं है तो वहां यदि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो उसके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में संविधान में क्या किया गया है?
जो इकाइयां हैं संघ की, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। किसके आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जिसमें मैं बता दूं आपको, जैसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 11, असम में 7, बिहार में 16 और राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31। इस तरह से जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसकी सिस्टम क्या है प्रतिनिधित्व देने का? संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों पर, प्रथम 50 लाख व्यक्तियों पर हर 10 लाख पर एक, हर 10 लाख पर एक, और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ठीक है। अब राज्यसभा की रचना की पद्धति में 2003 में कुछ परिवर्तन किया गया। राज्यसभा की रचना की जो पद्धति थी उसमें 2003 में कोई परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या था? संसद तथा राज्यों की, संसद द्वारा राज्यों की रचना की पद्धति में जो 2 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन क्या था? मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। पहले क्या था कि जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव जहां से लड़ता है, उस राज्य की जो मतदाता सूची है उसमें उस व्यक्ति का नाम होना आवश्यक है, जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ता है। अब व्यवस्था की गई कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ता है। तो पहला परिवर्तन क्या था कि भी जो व्यक्ति जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ता है उस राज्य की मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए। मूल संविधान में ये व्यवस्था थी, लेकिन 2003 में ये व्यवस्था की गई कि भाई जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसमें उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ता है। दूसरा, गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनावों में विधायक धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, धन के प्रलोभन से वो होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पाए गए। इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। सॉरी, ये 2 व्यवस्थाएं क्या की गई कि वो व्यक्ति जो राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा, पहली व्यवस्था थी राज्यसभा का चुनाव जो व्यक्ति लड़ेगा वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसी राज्य का नागरिक हो, उसी राज्य का सदस्य हो या उस मतदाता सूची में उसका नाम हो, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा, जो गुप्त मतदान था उसको इसलिए बंद कर दिया गया कि कई विधायक प्रलोभन में आकर के मतदान करते थे, इसलिए खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। 5 जो संघीय क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इन 5 को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है? उसके लिए कुछ योग्यताएं, संविधान द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं? सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, कम से कम 30 वर्ष हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो और विकृत मानसिकता का ना हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो और विकृत मानसिकता का नहीं हो, और ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई। संसद द्वारा यदि कोई योग्यताएं निश्चित की गई हैं उसकी योग्यताएं भी वो रखता हो। अनुच्छेद 102 में संघ तथा राज्यों के जो मंत्री पद है, संघ तथा राज्यों के जो मंत्रिपद लाभ के पद नहीं समझे जाएंगे। ये मंत्री पदों को लाभ के पद नहीं समझे जाएंगे। तथा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपयुक्त योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के आधार पर जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। भाई ये व्यक्ति योग्यताएं रखता है या नहीं, इसका निर्णय इसका कार्य राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति क्या करता है? चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर निर्णय लेता है और वो निर्णय उनका अंतिम होता है। अब राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया कि राष्ट्रपति इसको कभी भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ कभी नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष है, परंतु उनमें से भी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद से निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो है 6 वर्ष। अब इसके पदाधिकारी कौन कौन है? संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? 89(1) में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके अलावा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। पदेन सभापति तो कौन है? उपराष्ट्रपति। लेकिन इसके अलावा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित कर लेती है। राज्यसभा का उपसभापति जब तक उसका सदस्य नहीं रह जाता, जब सभा का सदस्य नहीं रहता, जब वो सभा का सदस्य नहीं रहता, तब तो उसका पद अपना आप रिक्त हो जाता है। जिसको उपसभापति बनाया गया है वो राज्यसभा का यदि सदस्य नहीं रहेगा तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या वो स्वयं अपना त्याग पत्र दे सकता है, अथवा जो राज्यसभा के सदस्य द्वारा बहुमत से पारित करके उसे अपने पद से हटा दिया जा सकता है, उसको अपने पद से हटा सकते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति है, उपसभापति है, उसका निर्वाचन करती हैं, वो या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे, या फिर उसका पद रिक्त तब हो जाता है जब उसका सदस्य नहीं रहता है, या फिर उसको बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जब उपसभापति अनुपस्थित रहता है या ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहता है, तो राज्यसभा के सभापति के कार्य कौन करेगा? उपसभापति राज्यसभा के कार्य कर्तव्यों का पालन करेगा। और यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य, कई बार क्या होता है कि उपसभापति का स्थान यदि खाली हो जाता है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन वह करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधानमंडलों के अध्यक्षों को प्राप्त होते हैं, जैसे यथा सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। अब इसके अलावा इसकी गणपूर्ति है। सदन के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति के बिना सदन की बैठक संपन्न नहीं हो सकती। गणपूर्ति में क्या है? सदन के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति के बिना सदन की बैठक संपन्न नहीं हो पाएगी। इसके सदस्यों को कुछ प्रिविलेज भी दिए गए हैं। संसद सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को जो प्रिविलेज दिए गए हैं वह संसद के सदस्यों के क्या क्या है? संसद में के सभापति और उपसभापति को कुछ सुविधाएं दी गई हैं जो लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है। उनके द्वारा सदन में दिए गए भाषण के लिए उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और सदन के सत्र में रहने के 40 दिन पूर्व, सत्र में रहने के 40 दिन पूर्व व 40 दिन पश्चात तक उसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये 3 के विशेषाधिकार। तो ये था राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, संसद का पहला सदन राज्यसभा, उसका गठन कैसे होता है। तो आज हमने इसके गठन के बारे में अध्ययन किया। कल देखेंगे राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ, राज्यसभा के कार्य क्या हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। धन्यवाद।